हाय एवरीवन, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वह सीटेट मैथ की क्लास है, जिसमें हम पैडालॉजी के साथ साथ मैथ के छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ यह जो क्लास है आपकी, यह जो है प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जिसमें हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है, जो कंटेंट राइटर हैं, उन लोगों का अथक प्रयास है कि जो है ऐसे प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है जो सीटेट के विविध एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर के हम आए हुए हैं। तो आइए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यह जो प्रश्न है कि 12.60 रुपये का 2/3 भाग का रुपये 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात होगा। यह जो प्रश्न है, यह छोटा सा प्रश्न है। इसमें आपको ये देखना है कि हमें क्या करना है। देखिए, ये जो प्रश्न है हमारा कि 12.60 दिया है। 12.60 आप जानते हैं कि का या के जब लिखा रहता है तो उसका मतलब होता है गुणा। उसका क्या मतलब होता है? गुणा होता है। 2/3 भाग, ये दिया है 2/3 भाग। अब उसके आगे प्रश्न लिखा है अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अनुपात, जब अनुपात पूछा जा रहा है तो अनुपात का निशान ऐसे लगाएंगे और 21 गुणे क्या कर देंगे, 0.6 लिख दिया जाएगा। अब देखो भाई, मैंने प्रश्न का रूपरेखा बना दिया है कि प्रश्न आप ऐसे हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। तो देखिए ये प्रश्न है कि दशमलव जहां पर दिखेगा वहां 1 लिखेंगे आप, उसके आगे जितने अंक होंगे उतना 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखें, दशमलव जहाँ है वहाँ 1 लिखेंगे और जितना अंक है उतना 0 बढ़ाएंगे। जितना अंक का मतलब है कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लिखेंगे। आइए अब देखिए, अब ये दशमलव का कोई मतलब नहीं है, दशमलव हट चुका है। अब देखो, 1 0 से 1 0 यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, एक और इसका 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो प्रश्न हमारा बचा 126 गुणे 2/3 अनुपाते 21 गुणे क्या बचा, 6 बचा। अब इसको काट पीट करके आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। 21 दूना कितना होता है, 42 होता है। ठीक है, अब देखो 21 दूना 42 और इस 2 दिया कितना होगा, 6 होगा। तो आप देख रहे हैं केवल यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3 बचा, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा 2:3 आएगा। दोस्तों, ऐसे प्रश्न को ऐसे ही हल करना है, केवल आपको थोड़ा कैलकुलेशन आना चाहिए। कैसे हमको काटना है, कैसे भाग देना है, ये हमको आना चाहिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर है बी है 2:3। जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एनसीएफ आ गया। एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यह इसका फुल फॉर्म है कि आपसे एनसीएफ का फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा कि भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बताइए। यह भी नहीं पूछा जाएगा कि यह किस कमेटी के सिफारिश पर बना है। यह भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। इन सब बातों पर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इस एनसीएफ में क्या बात की गई है। बात ये की गई है कि एनसीएफ 2000, मैं लिख देता हूँ कुछ बातों को। एनसीएफ 2005 के कुछ मुख्य बिंदु ये है। पहला बिंदु ये कि ये कहता है
कि ये रटंत विद्या को खारिज करता है। क्या करता है भाई? खारिज करता है कि आप रटंत विद्या नहीं करिए, मतलब आप छात्रों को रटाने की कोशिश नहीं करना है, आपको उनको सिखाने की कोशिश करना है ताकि वो सीख सकें। ठीक। दूसरी बात कहता है कि ये जो एनसीएफ कहता है कि बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। यानी ये बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या करता है भाई? बल देता है। शिक्षा पर बल देता है। अब देखो, रटंत विद्या को खारिज करता है कि आप छात्र को रटाइए नहीं, उनको सिखाइए। आप सिखाएंगे कैसे? आप उनको खेल के माध्यम से सिखाएंगे, आप उनको पाई चार्ट के माध्यम से सिखाएंगे। पाई चार्ट का मतलब, पाई चार्ट तो बहुत ऊंची चीज़ है, आप उनको खेल खेल में ही सिखाएंगे। ठीक है। और बालक को ध्यान में रख कर के पढ़ाएंगे कि बालक की रुचि अभिरुचि क्या है, वह कैसे परिवेश से आ रहा है, कैसे, तो उसको ध्यान में रख कर के, उसके बौद्धिक क्षमता को ध्यान में रख कर के आप अपना अध्ययन अध्यापन करेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। इसका मतलब बालक को ध्यान में रख कर के। यह एनसीएफ 2005 ये कहता है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो एनसीएफ, अब देखो इसमें लिखा है पाठ्य पुस्तक पर आधारित, तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ बाहरी ज्ञान को भी जोड़ना है उसमें। शिक्षक को ये चाहिए कि जो किताब में लिखा हुआ है वही ना पढ़ाए, बल्कि जो उसमें लिखा है उसको बाहर की दुनिया से जोड़ करके उदाहरण के माध्यम से क्या करे, बताए। ठीक है। तो दूसरा है कि शिक्षक केंद्र में नहीं होना चाहिए, बल्कि केंद्र में कौन होना चाहिए? बालक केंद्र में होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया, सभी होगा नहीं, ये तो गलत ही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए बाल केंद्रित। 2-3 बातों को आपको मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। आइए, देखो भाई, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न ये है कि एक घड़ी का प्रश्न है जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड दिया गया है, और आपसे पूछा है कि भाई बताओ कितने सेकंड होंगे। तो ऐसे जब कभी भी आपको प्रश्न मिले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हमको जोड़ना हो, तो यदि किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इन सब की बात आए तो सब एक ही पैमाने में होने चाहिए। उसी प्रकार एक घड़ी का है तो सेकंड में आपको आंसर लाना है, तो बाकी जो भी दिया गया है सब आपका सेकंड में ही होना चाहिए। तो आप देखो भाई, पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बाद आप जानेंगे। एक घंटे में 60 मिनट होता है, आप सब लोग जानते हो। 60 मिनट होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और एक घंटे में 3600 मिनट होता है, 3600 सेकेंड होता है, ये भी जानते हैं आप। उसके बाद कहा गया है कि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इनको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है कि एक घंटे में 60 मिनट होता है, एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तभी ऐसे प्रश्न को आपको सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। लिखा है 2 घंटे 20 मिनट और 53 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे? तो 2 घंटे लिखा है, तो 2 गुणे 3600 कर देंगे तो कितना आएगा भाई? 36 दूना 7200।
7200 सेकेंड आ गया। ठीक, अब उसके बाद लिखा है 20 मिनट। 20 मिनट लिखा है तो 20 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 20 मिनट में कितना सेकेंड हो जाएगा, 1200 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा, 1200 सेकेंड हो जाएगा। अगली बात लिखी है 53 सेकेंड। 53 सेकेंड लिखा है तो आप सब लोग जानते हैं कि 53 सेकेंड जो लिखा है, अब सब जो जितने भी बात थी हमारे प्रश्न में वो सब एक ही पैमाने में आ गए हैं। देखिए ये भी सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है, ये सेकेंड में तो है ही। अब ऐसे जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हो वैसे जोड़ लो, 7200, 1200 और फिर प्लस क्या कर देंगे, 53 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे 5, 3, 4 और 8, 8453 सेकेंड आएगा। जरा आप देखें कोई आंसर है ऐसा, है ना, डी वाला आंसर है। देखिए यहाँ पर 8453 सेकेंड ये दिया गया है। ठीक, तो ऐसे हमें हल करना है। आइए देखें, ये देखो भाई, कुछ मैं बातें लिख देता हूँ। घन को कहते हैं क्यूब, और एक होता है घनाभ। एक होता है क्या, घनाभ होता है, इसको कहते हैं क्यूबाइड कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये जो इसकी लंबाई है, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई सब इसकी क्या होती है, बराबर होती है। हम यल मान लेते हैं। जो लेकिन घनाभ है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती। जब ये बराबर नहीं होती तो इसको हम अलग अलग LBH मान लेते हैं। अब देखो इसमें एक बात हो गया कि घन की जो लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है सब बराबर होता है, लेकिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती। तो क्या होता है भाई, तब इसकी दूसरी बात है कि इसका कुछ आयतन होता होगा। तो इसका जो आयतन होता है, वो होता है L क्यूब। इसका जो आयतन होता है वो होता है L क्यूब। इसका जो आयतन होता है वो होता है L गुणे B गुणे H, ये होता है LBH होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तीसरी बात ये कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा 6a²। इसका संपूर्ण जो पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका होगा। तो ठीक है, आपसे पूछा एक घनाभ के आकार के कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ही है, ये भी क्षेत्रफल है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे। आइए ये देखिए, ये है घड़ी का प्रश्न। ये कोई आपकी घड़ी है, ऐसे बनी है घड़ी। ठीक है, यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, और यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 9 लिखा है। अब मान लो ये 12 बजा रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसे बजा रहा है। इसका मतलब है यहाँ का जो कोण होगा थीटा, यह हमसे पूछा जाएगा। यही हमसे पूछा जाएगा कि घंटे और मिनट की सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जब ऐसा प्रश्न हमको आएगा
तो इसके लिए हमको एक सूत्र याद करना है डायरेक्ट रूप में। सूत्र क्या है भाई? सूत्र ये है कि थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h, इसको हमको याद करके रखना है। इसको हमको क्या करना है? याद करके रखना है, जिसमें m जो है वो क्या है और h क्या है, इसको देख लें। m जो है ये मिनट है, क्या है? मिनट। और ये क्या है? ये आवर है, घंटा है। ठीक है, तो ये मिनट है, ये आवर है, घंटा है। जब कभी भी ऐसा प्रश्न घड़ी का कोड बनाने के लिए आएगा तो इस सूत्र को लगाएंगे, आपके 100% प्रश्न हल हो जाएंगे। आइए देखें, ये थीटा है, कोण निकालने चल रहे हैं 11 और 15। ये जो इधर वाला है वो घंटा है और इधर वाला क्या है? ये मिनट है। ठीक है, तो 11/2 गुणे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, और माइनस 30 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 पचे कितना? 55 हो गया। 11 का नाम 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 165 माइनस 30 दूना 60 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 105/2 हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 डिग्री, यही इसका क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। ऐसे प्रश्न को वैसे ही हल करना है। देखिए 52.5 डिग्री आया, तो लेकिन हमारे ऑप्शन में यहाँ 10 डिग्री लिखा है, यहाँ 40 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, यहाँ पर 50 लिखा है। तो मैं 50 वाले को टिक कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि 50 ही निकटतम कोण है, 60 को हमें नहीं टिक करना है। आइए मैं इसी पर एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कि 3:30 हो रहा है, घंटे और मिनट की जो सुइयां हैं वो कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, थीटा लिखना है। थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला जब याद रहेगा तो देखो, मिनट दिया है 30, 11/2 यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 30, और घंटा कितना दिया है? 3। तो यहाँ पर देखो 15 आएगा। 15 में 11 का गुणा करोगे 165 आएगा ना। एक 165 आएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो 9 7 16 होता है, यानी 75 डिग्री का क्या आएगा? कोण आएगा। ठीक है, 75 डिग्री का कोण बनेगा 3 और 3:30 के बीच में 75 डिग्री का कोण आएगा। तो ये आपको ऐसे ही लगाना है। ठीक, आइए देखो, ये जो हमारा प्रश्न है इसमें ये कहा गया है कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े गुणनखंड का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है लासापा। क्या होता है बच्चे? लासापा। इसको कहते हैं LCM। ठीक है, यही कहते हैं। और सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब होता है मासापा। क्या होता है? मासापा। ये होता है मासापा को कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा सबसे बड़ा कहा जाएगा तो HCF निकालोगे, सबसे छोटा कहा जाएगा तो आप LCM निकालोगे। आओ जरा देखते हैं। लिखा है 5 को लिखा जा सकता है कि 1 गुणे 5 लिखा जा सकता है। लिखा है 10, लिखा जा सकता है 2 गुणे 5। लिखा है 35, लिखा जा सकता है 7 गुणे 5 या 5 गुणे 7 हम कर सकते हैं। हमको एक और
करना था। अब देखो जब एलसीएम निकालते हैं तो जो सब में कॉमन होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं। एलसीएम जब निकालते हैं, लासा निकालते हैं, लासापा निकालते हैं, तो जो सब में कॉमन होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, 5 को एक बार लिखा, उसके बाद 2, उसके बाद 7, तो 5 दूना 10 और 10 सत्ते कितना 70 हो गया। जब हम मासापा निकालते हैं, मासापा निकालते हैं तो जो सब में कॉमन होता है उसको लिखते हैं, सब में कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो सब में कॉमन कौन है, 5 है, ठीक है। अब देखो, अब यही पूछा है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े का अंतर बताओ, तो 70 में से 5 को घटा दोगे तो क्या आएगा, 70 में से 5 को घटा दोगे तो क्या आएगा, आपको मिलेगा 70 में से 5 को घटाओगे ना तो हमको क्या मिलेगा 65। तो 65 हमारा आंसर है। देख लीजिए 65 यहाँ दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। तो जब भी सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछा जाएगा तो आप यही करोगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो ये लिखा है गुणनखंडों की संख्या बताओ, 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो देखो भाई 105 के गुणनखंड की संख्या हमको बताना है, 105 के गुणनखंडों की संख्या हमको बताना है। 105 गुणनखंड करिए, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, 3 सते कितना 21, तो 5 गुणे 3 गुणे कितना 7। अब कितने गुणनखंड हैं इसके, 1 2 3, कितने गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड है। तो 3 पर क्या करेंगे, हम टिक कर देंगे, यही इसका आंसर है। छोटा सा प्रश्न है, छोटा ही प्रश्न आएगा, आप लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये प्रश्न है, घड़ी का प्रश्न है कि 2:17 PM, 2:17 PM, PM हो गया। PM का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय, बाद का समय, दोपहर के बाद का समय PM कहलाता है, यानी 12 बजे के बाद का। अब इसमें क्या करो आप, 10 जोड़ो, 10 घंटे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बज करके क्या हो जाएगा 17 AM हो जाएगा। क्यों AM हो जाएगा, क्योंकि 12 बज गया है। अब AM हो गया तो जब 12 बज गया, 12 मिल जाए तो 12 को आप लोग 00 मान लेंगे, 12 को 00 मान लोगे, AM है, ठीक है। अब यहाँ से 1 घंटा बचा था बच्चे, 1 घंटा बचा था, 1 घंटे 59 मिनट बचा है, 59 मिनट बचा है। तो अब जरा बताओ, यदि इस 59 में यहाँ से 1 लेके आए, जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो ये 60 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो ये इधर चला जाएगा तो 2 बज करके कितना मिनट हो जाएगा 16 AM। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2:16 AM, यही है डी आंसर इसका, ठीक है। आप एकदम आराम से जोड़ करके देख सकते हैं। आइए ये देखिए लिखा है 3.5 समकोण, 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो 3.5 समकोण का मतलब होता ये है कि पहले तो आप ये जानो कि 3 समकोण लिखना ही पड़ेगा आपको। 3 समकोण लिख लिया 90-90, 3 समकोण लिख लिया 90-90। 3.5 का मतलब 1 आधा है, 1 आधा है, 90 का आधा कितना होगा भाई, 90 का आधा 1 है। अब यही हो गया 3.5, ठीक है। अब इस सबको जोड़ोगे तो 270 आ जाएगा,
और इसको भाग दोगे तो 45 आ जाएगा। अभी यहाँ पर जुड़ गया जब तो कितना हुआ 5, 7 4 कितना 11 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 315 डिग्री। 315 कहीं है? हाँ जी है, पहला आंसर हमारा है 315। ठीक, आइए ये देखो भाई, ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में मिलेंगे। बहुत भारी भरकम प्रश्न नहीं रहेगा, केवल आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आइए देखिए, यहाँ पर सैकड़े का मतलब क्या होता है? सैकड़े का मतलब आप लोग जाने 100, सैकड़े का मतलब 100, दहाई का मतलब 10 और इकाई का मतलब 1। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा, कभी भी ऐसा दिखेगा तो सैकड़ा के आगे 2 जीरो बनाएंगे। सैकड़े के आगे क्या करेंगे? 2 जीरो बनाएंगे, 1100 हो जाएगा। यहाँ पर दहाई है तो यहाँ दहाई के आगे 1 जीरो बनाएंगे और उसके बाद इकाई के स्थान पर कोई जीरो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ा, 1 1 2, यहाँ पर 2 फिर 1, 1221। 1221 किसी का है? हाँ है, इसका है। देखिए इसको भी बनाना है, यहाँ सी है, यहाँ पर बी है। ठीक है, आइए ये देखिए, ये देखो 11वां सवाल है। 11वां सवाल है, इसमें ये दिया है कि ये प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप करना जानते हो कि नहीं जानते। ये देखो 3028, 3028 कैसे लिखा जाएगा भाई? ऐसे लिखा जाएगा 3028 ऐसे। यदि नहीं लिखना आता तो पहले 3000 लिख डालो, उसके बाद 28 लिख के जोड़ दो तो 3028 हो जाएगा। और 509, यहाँ पर फिर 509 ये हो गया, इसको जोड़ देना, 9 8 17 हो गया। यहाँ पर 2 1 कितना हो गया? 3, ये 5 ये 3 कितना हुआ? 3537। ए बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए ये देखो भाई, ये दिया है हमारा प्रश्न, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। अंकित मान को जातीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जातीय मान, जातीय मान भी कहते हैं। आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है कि भाई सर जी अंकित मान बताए थे, हमारे प्रश्न में जातीय मान आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जातीय मान हो चाहे अंकित मान हो, दोनों एक ही करना है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 3 का पूछा है तो देखो 3 यही है। 3 के आगे जितने अंक रहेंगे उतने जीरो बढ़ाएंगे स्थानीय मान में। स्थानीय मान में 3 के आगे जितने अंक रहेंगे उतना जीरो बढ़ाओ, तो 2 अंक है तो 2 जीरो, ये स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान का मतलब होता है जो पूछा जा रहा है वही, यानी अंकित मान किसका पूछा जा रहा है? 3 का। 3 का तो 3 लिख दो, इसका अंतर है, अंतर माने माइनस, घटाएंगे 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा कितना? 2 बचेगा, 297। 297 है यहाँ पर। देखिए एक ऑप्शन डी है यहाँ पर, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का है। ठीक है, स्थानीय मान में आपको कुछ नहीं करना है, जिसका पूछा जाएगा उसके आगे का अंक गिनो, उतना जीरो बढ़ा देना है। ठीक, आइए अब देखिए, ये प्रश्न पूछा है आपसे, घन में कितने फलक होते हैं भाई? घन में 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ये बात है पहली बात। दूसरी बात ये है कि 1 किलोग्राम में, किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इन सब कुछ छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए
अब देखिए 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होता है। मैंने बताया कि 1/10 सेंटीमीटर। भैया कहोगे सर जी 1/10 नहीं है तो दशमलव के नीचे 1 बनाओ और जितना अंक है उतना 0 लगाओ, 1/10 हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे आप चेक करोगे, यानी यह भी सही है, यह भी सही है। अब देखो 0.10, 0.1 समान है कि नहीं समान है, भाई देख लो 0.10 और 0.1। तो मैंने कहा कि दशमलव है तो उसके आगे दशमलव के नीचे 1 लिखो, जितना अंक है उतना 0 बढ़ाओ। 2 अंक है 1 और 2, यहाँ पर दशमलव के नीचे 1 लिखो, अंक केवल 1 है तो 0। अब देखो ये बराबर है, इसको 10/100 लिखा जा सकता है और इसको लिखा सकता है 1/10 लिखा जा सकता है। इसका 1 0 से कट जाएगा तो देखो दोनों 1/10 है, दोनों 1/10 है बच्चे। जब दोनों 1/10 है तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह भी सही हो गया। अब देखो अभी दिया है कि 56.7 kg, यही दिया है। इसको ग्राम में बदलना है तो 56.7 गुणे 1000 करोगे तब ना ग्राम में बदलेगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 56, 7, 3 0 लगा दो आगे, यहाँ से गिनो, एक स्थान पर दशमलव है तो एक स्थान पे लगाओ। यहाँ पर है 5, 6, 7, 00, यही है उत्तर, ग्राम। क्या ऐसा लिखा है ऑप्शन में? क्या ऐसा लिखा है ऑप्शन में? नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है तो यही तो पूछा है कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, आइए आइए देखिए, ये 14वां प्रश्न है। दिया है कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात एक स्थान लिखा हुआ बच्चे, एक स्थान से एक समय पर चलती है, 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या है? तो पहली बात तो इनके द्वारा चली गई दूरी निकालो अलग अलग। आप सब लोग जानते हो कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। यही दूरी आपसे पूछी जा रही है, यही दूरी आपसे क्या हो जा रही है, पूछी जा रही है। ठीक है, अब देखो हम D1 निकालते हैं। पहले नाव के लिए D1 निकालते हैं। इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना? 3.5 घंटों को मैं लिख सकता हूँ 3 सही 1/2। इसका गुणा होगा 3 दूना 6 और ऊपर वाला जुड़ता है 1, 7 बटे कितना हो जाएगा 2। इसको लिख दिया 7/2 लिख दिया। अब देखो एक कट जाएगा, 2 दहा में 20 होता, 2 सत्ते 10 सत्ते कितना 70 किलोमीटर आ गया ये। ठीक, अब देखो दूसरी नाव की चाल है D2 करेंगे, ये 23 है, गुणे 7/2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो सॉल्व करेंगे तो देखो 7 3 21 होता है, 7 दूना 14 और 14 2 16 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, 2 8 16, भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, 2 बचे 10, यानी 80.5 किलोमीटर आया। अब आपसे पूछा है कि दोनों के बीच की कितनी दूरी है। एक 80.5 किलोमीटर जा रही है और एक केवल जा रही है कितना 70 किलोमीटर जा रही है भाई। तो जब 70 किलोमीटर जा रही है तो घटा के देखो 10.5 किलोमीटर इनके बीच की क्या है, दूरी है। तो ऐसे प्रश्न को आराम से करना है। आइए देखते हैं, यही इसका ऑप्शन है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, देखो 15वां सवाल है आज का, ये अंतिम प्रश्न है। कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इससे ज़्यादा प्रश्न लेकर आएंगे, साथ में पैडालॉजी के प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होंगे। ठीक है, आइए अब देखो
इतनी बड़ी संख्या में भाग देना बहुत दिक्कत की बात है। तो मैं एक नोट लिखता हूँ, उसको सभी लोग याद कर लेंगे। नोट 3 एवं 9 से विभाज्यता देखते समय सभी अंक को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, जोड़ करके भाग देते हैं। यदि 3 से विभाज्यता पूछता तो जोड़ करके 3 से भाग देते, यदि कट जाता तो 3 से विभाज्य है। यदि 9 से पूछता तो सबको जोड़ करके 9 से भाग देते, यदि कट जाता तो 9 से विभाज्य है। तो जरा 9 से भाग देने को बोला है तो हम इसी नियम को लगाते हैं, सबको जोड़ते हैं। देखो 9 7 16 और 7 कितना? 9 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 प्लस क्या? 7। इसको जोड़ोगे तो 9 7 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हुआ। 23 आ गया तो 23 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दीजिए। 9 दूना 18, घटाएंगे शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। यही तो शेषफल पूछा जा रहा है। शेषफल आपका कितना है? 5। तो बच्चे ऐसे सवाल को आसानी से कर ले जाओगे, नहीं तो भाग दोगे पहाड़ा भूल जाओगे आप। ठीक है, आप जोड़ लोगे उसके बाद भाग दोगे, आंसर आ जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक है। अगली क्लास में मैं आपसे पुनः मिलूँगा सीटेट के दूसरे लेक्चर के साथ। उसमें पैडोलॉजी के प्रश्न आपको भरपूर मात्रा में दिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।